नमस्कार, गोल्ड स्पॉट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। बात यहां पर आप सोने की करेंगे, जहां पर खरीदने का मौका लोग ढूंढ रहे हैं। ये हफ्ता और ये अगला जो वीकेंड है, जो कि धनतेरस दिवाली वाला है, कैसे खरीदें आप सोना, क्या प्राइसेस रह सकते हैं और क्या विकल्प है खरीदने के, करेंगे हम डिस्कस। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर पिछले हफ्ते की 7% की गिरावट के बाद आज तेजी के साथ कारोबार शुरू हुआ है। यहां पर आगे क्या ट्रेंड्स रह सकते हैं, इस पर भी करेंगे चर्चा। साथ ही खाने के तेल के बारे में बात करेंगे, जहां पर ग्राउंडनट को लेकर एसईए की तरफ से मेजर ग्राउंड रिपोर्ट्स आई हैं। इस पर सब पर बात करने के लिए हमारे साथ निर्मल बैंक के कुणाल शाह हैं, एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी, एस्ट्रा जेम्स एंड ज्वेल्स के डायरेक्टर वैभव सराफ हमारे साथ जुड़े हैं। साथ ही साथ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ईडी डॉक्टर बीवी मेहता भी होंगे हमारे साथ खाने के तेलों पर बात करने के लिए। माफ कीजिए, लेकिन शुरुआत यहां पर सोने के साथ कर लेते हैं, जहां पर कुछ मुनाफा वसूली के साथ आज भी कारोबार है। 1650 के इर्द गिर्द हमने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में यहां पर सोने को कारोबार करते हुए देखा है। कैसे देखते हैं आप जतिन, यहां पर इस हफ्ते के लिए दिवाली तक अब क्या प्राइसेस रह सकते हैं? मनीषा, लास्ट वीक जिस तरह से हमने करेक्शन देखा है गोल्ड सिल्वर प्राइसेस के अंदर, यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है ट्रेडर्स के लिए इन्वेस्ट करने के लिए। फिर से 50,000 के 50,000 का एक बेस सपोर्ट जो है वो गोल्ड कंटिन्यूसली पकड़ के रख रहा है। रिलेटिवली ये जो कॉमेक्स के साथ में जो प्राइस एक्शन है और साथ में रुपये का जो फॉल है, उसकी वजह से 50,000 एक रिस्पेक्टेड लेवल जो है वो होल्ड कर रहा है अपने डोमेस्टिक मार्केट्स में। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि नियर अबाउट जो है ये टेम्परेरी बॉटम जो है वो कहीं ना कहीं ये है अराउंड 50,000 के आसपास का। एंड रन अप टू दिवाली मुझे लग रहा है ये वीक स्पेशली जो है वो बुलियंस के लिए थोड़ा पॉजिटिविटी का कारोबार जो है वो देखने मिलना चाहिए। जिस तरह से डॉलर इंडेक्स जो है वो फिलहाल अभी एक रेंज में है, 113 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर अगर डॉलर इंडेक्स अगर थोड़ा शांत भी रहता है तो भी ये बुलियंस मार्केट के लिए अच्छा खासा फेवरेबल हो सकता है इस वीक के इस हफ्ते के अंदर। और कोई इन्फ्लेशन और जो फेडरल रिजर्व की जो अपडेट है वो ऑलरेडी हो चुकी है, तो नेक्स्ट सेट ऑफ ट्रिगर जो अभी फिलहाल फिर भी टाइम है डॉलर इंडेक्स के लिए जो स्ट्रॉन्ग ट्रिगर है। तो मैं ये मान रहा हूँ कि बुलियंस मार्केट के लिए स्पेशली जो है वो ये वीक पॉजिटिविटी का रहेगा। लेवल वाइज 51,000 51,200 रेजिस्टेंस है, तो 51,000 के आसपास तक के लेवल्स जो है वो एक बार के लिए जरूर छूने जा सकता है गोल्ड जो है वो। और लोअर साइड में 49,800 एक बेस सपोर्ट है, ये जब तक होल्ड कर रहा है तब तक मेरा व्यू पॉजिटिव है फॉर दिस वीक। जी मनीषा। ओके, तो ये व्यू है गोल्ड प्राइसेस पर। फिलहाल 50,484 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन चलिए मार्केट्स में क्या हाल है, क्योंकि प्राइसेस अट्रैक्टिव है, इस पर भी एक व्यू ले लेते हैं। हमारे साथ वैभव सराफ मौजूद हैं, जो कि डायरेक्टर हैं एस्ट्रा जेम्स एंड ज्वेल्स के। वैभव जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो 50,000 का अट्रैक्टिव प्राइस और पूरा मौका दिया है खरीदारों को आकर खरीदारी करने का। मौका भी दिवाली का है, तो बताइए कैसी रौनक है मार्केट्स में? दिवाली का हफ्ता बहुत ही स्ट्रांग जाता है मार्केट में। भाव जो एक 50,000 के आसपास का लेवल बनाया हुआ है, उससे कस्टमर्स में भी अच्छी खासी हम लोग एक्साइटमेंट देख रहे हैं। प्री बुकिंग्स बहुत चल रही हैं, हम लोग के यहाँ कई ऑफर्स चल रहे हैं, जिसकी वजह से रोज ही अच्छा खासा रश हमारे सारी ब्रांचेस पे आ रहा है। एंड वी एक्सपेक्ट कि हम लोग ईयर ऑन ईयर की अगर बात करें दिवाली फेस्टिव सीजन की, तो 15 to 20% ग्रोथ हम लोग आराम से रजिस्टर करेंगे इस बार। इनफैक्ट अभी हम लोगों ने 2 नए शोरूम्स भी टाई अप किए हैं, एंड वी आर प्लानिंग टू लॉन्च देम बाय अक्षय तृतीया नेक्स्ट ईयर। एग्जैक्टली जहां तक रिटेल चेन्स का बात है, स्टोर एक्सपेंशन है, वो तो यहाँ पर हमने आता हुआ देखा ही है वैभव। लेकिन जैसे आपने कहा कि इस साल पिछले साल के मुकाबले भी आपको लगता है 15% ज्यादा सेल्स देखने को मिल पाएंगी, और एग्जैक्टली किस तरह की तैयारी है? आपको लगता है इस साल भी यहाँ पर स्कीम्स ऑफर्स निकल के आएंगे, या फिर एक पेंट अप डिमांड जो हमने पिछले साल आते हुए देखी थी उसका एक एक्सटेंशन बना रहेगा? पेंट अप डिमांड का एक्सटेंशन तो रहेगा ही। जो ऑफर्स और डिस्काउंट्स आते हैं, उससे कस्टमर के लिए एक एडेड बोनस हो जाता है, एंड दे गिव प्रायोरिटी टू शॉपिंग। जो शॉपिंग वो थोड़ी डिले कर सकते थे, वो ऑफर की वजह से आज ही कैश इन कर लेते हैं उसके ऊपर। तो उसका बहुत अच्छा खासा फर्क पड़ता है। पेंट अप डिमांड भी है, आगे वेडिंग सीजन भी है, तो इन सबको मिला करके अगर देखें तो बहुत ही अच्छा आउटलुक है हम लोग के हिसाब से। तो ओके, वैभव जी अगर ट्रेंड समझना चाहे किस तरीके की बाइंग ज्यादा हो रही है, तो क्या ट्रेंड्स देखने को मिले हैं? डायमंड वर्सेस गोल्ड, गोल्ड में भी लाइट वेट ज्वेलरी या हैवी ज्वेलरी की भी डिमांड बढ़ी है? ज्वेलरी की डिमांड भी अच्छी खासी बढ़ी है। डायमंड डायमंड के साथ में पोल्की ज्वेलरी भी बहुत ज्यादा हम लोग ने देखा है, इस सीजन बहुत चल रही है। एंड लाइट वेट ज्वेलरी तो चल ही रही है, हैवी ज्वेलरी मतलब वी सीन ग्रोथ अक्रॉस ऑल द सेक्टर्स। तो जितने भी कंज्यूमर्स थे उन सबने अपनी जो बाइंग कैपेसिटी है उसको 5 to 10% इंक्रीज किया है।
जिसकी वजह से हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग को 15 to 20% की ग्रोथ आराम से दिख रही है। फाइनल सवाल मेरी तरफ से, क्योंकि अब तक पिछले साल तक जब हम यहाँ पर सोने की खरीदारी की बात करते थे तो प्योरिटी, क्वालिटी, एश्योरेंसेस की बात की जाती थी। अब क्योंकि हॉलमार्किंग मैंडेटरी है तो वो एक लेवल फील्ड है यहाँ पर सबके लिए। तो क्या है इस बार जो नया यहाँ पर ज्वेलर्स करके देख रहे हैं? क्या ये डिजाइन्स हैं, क्या ये मेकिंग चार्जेस हैं? किस तरह से आप अपने आप को बाकी लोगों से अलग यहाँ पर प्रूव कर रहे हैं? ज्वेलरी हम लोग को हमेशा से ये मानने रहा है कि इट्स अ लग्जरी सेगमेंट एंड कंज्यूमर को अब सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री की तरह हम लोग को ज्वेलरी इंडस्ट्री को देखना चाहिए। कंज्यूमर इज विलिंग टू पे 1% 2% एक्स्ट्रा एज लॉन्ग एज ही फील्स प्रिविलेज। ज्वेलरी खरीदना जिसके लिए एक लग्जरी है तो उसको वो लग्जरी फीलिंग आनी चाहिए, भले ही वो एक स्मॉल टिकट हो चाहे एक लार्ज टिकट परचेज हो। तो द डिफरेंशिएटर इन द नेक्स्ट कमिंग इयर्स इज गोइंग टू बी द सर्विस स्टैंडर्ड्स। ओके, चलिए, तो ये तो मार्केट्स के ट्रेंड्स की बात हुई, लेकिन कुणाल की भी एक राय ले लेते हैं प्राइसेस पर, स्ट्रैटेजी पर। जतिन ने तो अपने व्यू दिए। कुणाल, क्या सजेशंस आपके हैं गोल्ड प्राइसेस को लेकर? गोल्ड प्राइस में मेरी राय में कोई भी यहाँ से लंबी मंदी नजर नहीं आ रही मुझे। ये बहुत ही अच्छे लेवल है एंट्री करने के लिए, गोल्ड और सिल्वर दोनों के लिए। ये जो रेट हाइक्स है जो आने वाले महीनों में, ये 1 से 2 महीनों में, ये फुल्ली प्राइस्ड इन है। डॉलर इंडेक्स 115 में, मेरी राय में 115-115.50 के आसपास टॉप आउट हो जाएगा। आज कोई भी इकोनॉमी जैसे यूरोप है, यूके है और यूएस है, ये एग्रेसिव यहाँ से 3-4% रेट बढ़ने वाले नहीं है। दे कैन नॉट विथस्टैंड दैट काइंड ऑफ टाइटनिंग, बिकॉज जैसे ये टाइटनिंग करते हैं इनकी बॉन्ड मार्केट में प्रॉब्लम चालू हो जाता है। सो जो गोल्ड में जो मंदी आनी चाहिए बिकॉज ऑफ द हायर इंटरेस्ट रेट, वो ऑलरेडी आ चुकी है। $1,600 का बॉटम लग रहा है गोल्ड में। कहीं पैनिक में 1590 भी मार दिए तो डरना नहीं चाहिए। गोल्ड इज एक्सीलेंट बाय फॉर शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। यहाँ से गिरने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। ऑल राइट, तो एक डेफिनेट बाय है। और जैसे कुणाल ने कहा कि आगे जाके रेट हाइक्स जो हैं वो प्राइसेस में फैक्टर्ड इन है। एज ऑफ नाउ तो 100% ये फैक्टर्ड इन है कि 75% बेसिस पॉइंट रेट हाइक हम देखेंगे। तो क्लियरली बाजार उस मोड़ को यहाँ पर ले चुका है। वैभव, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो बताने के लिए कि जी हाँ, इंडस्ट्री में 15% जितनी तेजी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ज्वेलरी के हिसाब से देखने को मिल पाएगी। और इसके अलावा जैसे वैभव कह रहे थे कि सर्विस यहाँ पर एक डिफरेंशिएटर होने वाली है। लोग यहाँ पर कैसे आप उन्हें ट्रीट करते हैं, किस तरह की रीसेल है, कैसे सर्विस है, उसके लिए शायद प्रीमियम देने को तैयार रहेंगे। ये तो बात यहाँ पर सोने को ही हुई, लेकिन बात यहाँ पर अब मेटल्स की कर लेते हैं, जहां पर आज का दिन भी हल्का सा मिक्स स्टार्ट हुआ है। कैसे देखते हैं आप इसे कुणाल? क्योंकि लास्ट वीक ज्यादातर मेटल्स में गिरावट के साथ कारोबार बंद हुआ था। इस हफ्ते की शुरुआत भी थोड़ी सी मिक्स्ड हुई है। जी, वीकेंड में चाइना की ओर से हमने स्टेटमेंट आते हुए देखे हैं। सो दे एक्सपेक्टिंग द ग्रोथ गोइंग फॉरवर्ड टू बी बेटर डोमेस्टिकली। सो ये थोड़ा सेंटिमेंटली पॉजिटिव है। और जैसे मैंने आपको कहा, इन द वर्स्ट मूव्स, जब हमने डॉलर इंडेक्स को 114 के आसपास जाते हुए देखा, उसके बावजूद भी मेटल्स में कोई बड़ा करेक्शन नहीं आया। इट मीन्स देयर इज अ इनहेरेंट स्ट्रेंथ इन मेटल्स। और दूसरा, ये जो एलएमई पे रशियन मेटल्स को बैन करने की बात है, उससे सपोर्ट मिल रहा है। कोडेल को चिले सब जगह पे प्रोडक्शन के नंबर्स कम आए हैं। सो ये सब देखते हुए एक छोटा सा बाउंस मेटल में आ सकता है। सो मैं ओवरऑल लॉन्ग टर्म व्यू मेरा बहुत तेजी का नहीं है, बट मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म में आप 650 में बाय करके 660 तक के लेवल्स देख सकते हो। और बहुत ज्यादा गिरावट इमीडिएटली नहीं आएगी मेटल्स में, ऐसा व्यू बन रहा है। ओके, जतिन, आपकी भी कोई स्ट्रैटेजी है क्या मेटल्स में? कोई ट्रेड लेना चाहेंगे? एल्यूमिनियम की प्राइस और जिंक की प्राइस ब्रॉडली जो है वो ट्रेंड जो है थोड़ा साइडवेज है। कॉपर का 665 से लेके 640 का जो रेंज है उसके अंदर है ये कॉपर का ट्रेंड जो है वो। जिंक मुझे लग रहा है थोड़ा बाउंस करना चाहिए। कॉपर की प्राइसेस अच्छे खासे बढ़त हुए हैं पिछले हफ्ते में, और अच्छी खासी रैली जो थी वो पिछले 1-2 हफ्ते से हम देख चुके हैं कॉपर के अंदर 625 से लेके 670 तक। लेकिन जिंक की प्राइस अभी भी थोड़े नेगेटिविटीज के साथ ही होल्ड कर रहे हैं रेंज बाउंड जो सेशन है। मुझे लग रहा है इस हफ्ते जिंक के अंदर थोड़े प्राइस मोमेंटम जो एक्शन जो देखने मिल सकता है। 265 का सपोर्ट है उसके पास, तो 265 के स्टॉप लॉस के साथ जिंक के अंदर बाइंग कर सकते हैं। 275 276 के टारगेट्स के लिए जिंक के अंदर फेवरेबल पिक रहेगी इस हफ्ते के लिए। ओके, तो खरीदारी की राय यहाँ पर मेटल्स में आती हुई नजर आई है। और अगर आप दोनों का ही ये व्यू है कि मेटल्स में यहाँ से अब बहुत ज्यादा गिरावट नहीं देखने वाली है, तो क्या कुणाल यहाँ पर चांदी में भी खरीदारी की राय है?
चांदी इज अ एक्सीलेंट बाय। चांदी में, सिल्वर में, स्पॉट मार्केट में, चाइना में देखिए, इंडिया में भी अभी फिलहाल फेस्टिव सीजन देखिए, ये सो स्पॉट मार्केट से सपोर्ट है। दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा, वो जैसे मैंने कहा डॉलर इंडेक्स पीक हो गया है, तो उसके कारण भी मुझे लग रहा है सिल्वर यहाँ से बढ़ेगा। सो मैं चांदी में बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ और मुझे लग रहा है फिर से 62,000 के लेवल आने वाले 2 महीने में देखने मिलेंगे। ठीक है, तो ये राय सिल्वर पर हुई जहां पर 1% से ज्यादा के मूव्स देखने को मिल रहे हैं। क्विकली एक कमेंट एनर्जी पैक पे भी ले लेते हैं जतिन का, क्योंकि नेचुरल गैस 3% नीचे है और पॉजिटिव बायस ऑलमोस्ट आधा % के गेंस के साथ क्रूड ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर क्या व्यू है जतिन? जी, नेचुरल गैस के अंदर देखें तो प्राइस एक्शन नेगेटिविटी का कंटिन्यूड है। अभी फिलहाल जो है वो रिवर्सल्स जो है वो काफ़ी शो नहीं कर रहा है, टेक्निकली मैं देख रहा हूँ। और जब तक ये प्राइसेस 550 के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तब तक नेचुरल गैस ब्रॉडली जो है वो ट्रेंड अभी नेगेटिविटी का कंटिन्यूड रख सकते हैं। इस हफ्ते के हिसाब से या शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखने जाएंगे तो 530 के स्टॉप लॉस के साथ में शॉर्ट करने की एडवाइस दूंगा मैं नेचुरल गैस के अंदर। लोअर लेवल्स पर 510 505 के टारगेट्स के लिए 530 के स्टॉप लॉस के साथ में नेचुरल गैस के अंदर सेल ऑन प्राइस की स्ट्रेटजी बनाकर रख सकते हैं। नेचुरल गैस में बेच के काम करना है, लेकिन कुणाल क्या कच्चे तेल में खरीदना है आज? बिकॉज 7100 के लेवल्स यहाँ पर वापस हैं और कुछ हल्की सी बढ़त पिछले हफ्ते की गिरावट के बाद। देखिए, ये जो मार्केट्स है इसमें वॉलेटिलिटी को आपको यूज करना है जहां पे फंडामेंटल तेज है वहां पे। सो क्रूड ऑयल के फंडामेंटल तेजी के है बिकॉज ओपेक प्लस 2 मिलियन बैरल का प्रोडक्शन कम कर रही है। ऑलरेडी 7,600 से क्रूड ऑयल 7,100 आ गए, सो इट्स अ बाय। सो ये वॉलेटिलिटी में आपको कमोडिटी में ट्रेड करने के लिए जो चीज फंडामेंटल्स है और प्राइस एक्शन के हिसाब से करेक्शन आ जाता है तो आपको उसमें बाइंग करना है। क्रूड ऑयल यहाँ से 7,300 ये हफ्ते में आ जाएगा, ऐसा मेरा रीडिंग है। ओके, ठीक है, तो ये क्रूड पर व्यू है। 7,111 के लेवल्स फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। नेचुरल गैस में थोड़ी कमजोरी आपको दिखाई देगी। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर फोकस करेंगे एग्री कमोडिटीज पर, ऑयल्स पर भी बातचीत होगी। बीवी मेहता हमारे साथ मौजूद रहेंगे। फिर वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आपका स्वागत है। बात अब यहाँ पर खाने के तेलों की कर लेते हैं और हमारे साथ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के एडी डॉक्टर बीवी मेहता मौजूद हैं। डॉक्टर मेहता नमस्कार। और जैसे आपसे वीकेंड पे बात हो रही थी, आपने और बाकी 20 मेंबर्स ने यहाँ पर ग्राउंडनट के फील्ड्स का दौरा किया है और क्लियरली बहुत अच्छी खबर वहाँ से नहीं है। बुआई का इलाका तो कम था ही और अब यहाँ पर कम फसल, कम यील्ड की भी चिंताएं निकल के आ रही हैं। क्या कुछ है डिटेल्स? मनीषा जी, पहले तो एक देखे, ऑल इंडिया एकरेज जो था 49 लाख था, वो 45 हो गए, मतलब 4 लाख हेक्टेयर का और डाउन है ग्राउंडनट में। और उसमें 2 लाख हेक्टेयर तो खासकर सौराष्ट्र में डाउन है, जो आज सौराष्ट्र मेजर ग्राउंडनट प्रोड्यूसिंग सेंटर है, तो उसके वजह से एक तो मार पड़ा है। दूसरा जो हुआ है कि बारिश इतनी ज्यादा हो गई तो कहाँ कहाँ लॉगिंग हो गया, उसके भी नुकसान हुआ। और तीसरा रीजन, और बीच में ड्राई स्पेल आ गया, तो तीनों रीजन से वजह यील्ड नीचे गई है। और जहां तक क्रॉप का सवाल है, जैसे हमने कल आपको बताया, लास्ट ईयर का जो क्रॉप था 38.55 लाख जो ट्रेड एस्टिमेट था, अब वो गवर्नमेंट का ज्यादा था। इस साल हमारा एस्टिमेट 30 लाख के, फर्स्ट एस्टिमेट है 30 लाख के करीब आ रहा है। मगर एक चीज और बता दूं, अगर 5 साल की आप एवरेज देखें तो 30 लाख टन की है। लास्ट ईयर इट वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ईयर एंड वी हैड ए बम्पर ग्राउंडनट क्रॉप। अदर 5 साल की एवरेज में 28-30 लाख होते हैं और अच्छी एवरेज आ रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मगर एक चीज जरूर मैं बताना चाहूंगा, जो मंडी में अरावल जबरदस्त है और एमएसपी जो है 5,850 ग्राउंडनट की है। अच्छी क्वालिटी जो है उनका तो 6,000, 6,200, 6,300 तक मिल रहा है। ओके। मगर जो लोअर क्वालिटी है 5,500, 5,300 में जा रही है। फिकर एक चीज ये कि जैसे अरावल में 2 दिन पहले गोंडल मार्केट यार्ड में थे, तो मार्केट यार्ड बंद करना पड़ा था, इतनी जबरदस्त अरावल थी तो मार्केट यार्ड बंद करना पड़ा था। अभी और अरावल आ रही है, दिवाली तक में जबरदस्त अरावल होगा, तब शायद हो सकता है कि जो आज प्राइस है 6,200 मिल रहा है, शायद एमएसपी को टच हो जाए। ये कॉज ऑफ कंसर्न है कि किसान को ऐसा लगेगा कि जब सोइंग टाइम था तभी 7,000 के करीब दाम चल रहे थे और अभी जब अभी माल लेके आ रहे हैं तो 5.5 पौने 6 हजार ही मिल रहा है। तो एक चिंता का विषय जरूर है, तो गवर्नमेंट को भी सोचना पड़ेगा, नाफेड को स्टेप अप करना पड़ेगा। अगर एमएसपी के नीचे गया
और गुजरात गवर्नमेंट ने जैसे 2017 में भी एक दिया था एक्स्ट्रा बोनस एमएसपी, जी ऐसा कुछ करना पड़ेगा ताकि किसान को सपोर्ट मिल जाए। नहीं तो ग्राउंड और एक और बताओ आपको, जो 2 लाख हेक्टेयर कम हुआ है हम्म ज्यादातर कॉटन में चला गया और सोयाबीन में। आज सोयाबीन में कम से 2 लाख 2.25 लाख हेक्टेयर सौराष्ट्र और गुजरात में है। जी और प्रोडक्टिविटी जो नॉर्मल प्रोडक्टिविटी 1100 किलो के सामने 1500 से 2000 किलो की प्रोडक्टिविटी आ रही है पॉइंट और टेकन। लागत काफी कम है। आज ग्राउंडनट के सामने, मूंगफली के सामने 1/3 कॉस्ट में सोयाबीन आ रहा है। तो सोयाबीन ज्यादा एरिया हर साल बढ़ रहा है। कॉटन लास्ट ईयर किसानों को अच्छे दाम मिले तो इस साल कॉटन में ही चला गया, तो उसके वजह से ग्राउंड नट को थोड़ा झटका लगा है। जी अगर उसको सही दाम नहीं मिले तो अगले साल और नीचे जा सकता है, वही एक चिंता का विषय है। जी हाँ, हाँ जी मैडम। बहुत अच्छी खबर यहाँ पर ग्राउंडनट की तरफ से नहीं आती हुई नजर आ रही है। बुआई का इलाका कम था, फसल कम है, बारिश की वजह से ईल्ड भी कम है, तो ऑफ कोर्स कम यहाँ पर लागत यहाँ पर ग्राउंडनट की देखने को मिलेगी। लेकिन आपकी स्क्रीन पे जो फ्लैशेस हैं उस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे सरकार की तरफ से। अब यहाँ पर फिर से हमने एक्सपोर्ट पॉलिसी में गेहूं की चेंजेस आते हुए देखे हैं विद क्लॉजेज। यहाँ पर आटे के एक्सपोर्ट को भी यहाँ पर रियायत दी गई है। ईओयूज और एसईजेड के थ्रू यहाँ पर अब हम गेहूं एक्सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी असीम मनचंदा अब यहाँ पर जुड़े हैं। असीम, क्या है ये, क्या नोटिफिकेशंस आ चुके हैं, कब से होंगे ये बदलाव? देखिए, कुछ दिनों पहले जब आटे के दाम जो है घरेलू बाजार में बढ़ रहे थे, तो सरकार ने आटे और सूजी के निर्यात के ऊपर रोक जो है वो लगा दी थी। लेकिन उसके बाद जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जो एसईजेड में काम करती हैं, जो गेहूं का इंपोर्ट करती हैं, उसके बाद उनका आटा बना करके या सूजी बना करके एक्सपोर्ट करती हैं, तो उन्होंने सरकार से मांग की थी कि हमें इसके नियमों में छूट जो है मिलनी चाहिए। तो सरकार ने उनकी मांग जो है मान ली है, उनको नियमों के अंदर छूट जो है वो दे दी है। अब एसईजेड या फिर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट जो है, जो कि पूरी तरह से पहले वीट का इंपोर्ट जो है वो करेंगे और उसके बाद उसका आटा या सूजी बना करके एक्सपोर्ट करेंगे, उनको अलाउ कर दिया गया है। वो 180 दिनों के अंदर इस सारी प्रक्रिया को अंजाम जो है वो दे सकते हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि इससे घरेलू बाजार के ऊपर कोई असर जो है वो नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जो कंपनी जो पहले लगी हुई है उनको पहले गेहूं का इंपोर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद इसको प्रोसेस करके उसका एक्सपोर्ट जो है वो कर सकते हैं। तो असीम, जैसे कि आप कह रहे हैं कि 180 दिन यानी कि 6 महीनों के बीच में इसका काम किया जाएगा, तो क्या क्वांटिटी है, क्या टाइमलाइन है, वो अभी डिटेल्स आना बाकी हैं आप कह रहे हैं? जी सही कहा आपने। देखिए, क्वांटिटी और टाइमलाइन इसलिए डिसाइड नहीं किया जा सकता क्योंकि ये जो कंपनियां एसईजेड के अंदर है या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है, इनको पहले गेहूं का इंपोर्ट जो है वो करना पड़ेगा। ये घरेलू गेहूं के जो है उसका आटा या सूजी बना करके एक्सपोर्ट जो है वो नहीं कर सकती है, इनको पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद उसी को प्रोसेस करके ये एक्सपोर्ट जो है वो कर सकती है। तो ये एकदम से कंडीशन सरकार ने लगाते हुए पूरी की तरह से एक्सपोर्ट को प्रोहिबिटेड जो है वो कर दिया था। तो खासतौर पर जो इंडस्ट्री है उसको बड़ी दिक्कतें आ रही थी। उनका कहना था कि हम जो इंपोर्ट करते हैं गेहूं को, उसको भी एक्सपोर्ट जो है नहीं कर पा रहे हैं। तो उसको लेकर के सरकार ने ये डील जो है इन नियमों के अंदर दी है। पॉइंट टेकन। यानी कि एक इंडस्ट्रियल तौर पे इसे खोलने की बात की जा रही है, जैसे कि क्लियरली काफी क्लियर है जो कहा गया है कि ईओयूज और एसईजेड के थ्रू ही यहाँ पर एक्सपोर्ट हो पाएगा। वो डिटेल पॉलिसी अभी बन रही है। क्लियरली ये इमीडिएट इफेक्ट से नहीं है, लेकिन इंपैक्ट इसका एक शायद हम प्रासिस में आता हुआ देखेंगे। कुणाल, आपका क्या व्यू है, क्योंकि फिर एक बार एक पॉलिसी चेंज है, ऑफकोर्स इसका इंपैक्ट हम 3-6 महीने के बाद ही आता हुआ देखेंगे। इन एनी केस बाजार को ये उम्मीद नहीं ही थी कि कोई भी पॉलिसी चेंज हम यहाँ पर दिवाली से पहले देखेंगे, क्योंकि कंज्यूमर्स और दिवाली की जो खरीदारी है उसके ऊपर क्लियरली सरकार का फोकस रहा है। एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बट डेफिनेटली दिस काइंड ऑफ पॉलिसी मार्केट के लिए सरप्राइजिंग था। बट मेरी राय में वॉट एवर गवर्नमेंट इज डूइंग इज आई थिंक राइट। क्लियरली। डॉक्टर मेहता, आप कैसे देखते हैं ये पॉलिसी चेंज? आप गेहूं फॉलो नहीं करते, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन जिस तरह से हम सरकार की नीतियों में यहाँ पर चेंज आता हुआ देख रहे हैं, एक और चीज की सरकार यहाँ पर सुन रही है इंडस्ट्री की, जैसे आपने भी कहा कि जो इंपोर्ट्स हैं वो मार्च तक एक्सटेंड नहीं होने चाहिए। आपको भी लगता है कि कुछ चेंजेस यहाँ पर सरकार की तरफ से आता हुआ देखेंगे बाकी सेगमेंट्स में भी? नहीं, जहां तक गेहूं की बात मैं सुन रहा था, अभी गेहूं में जो पॉलिसी सडन बदलाव आता है तो तभी एक्सपोर्टर को काफी तकलीफ होती है। थोड़ा इंडिकेशन एक्सपोर्ट को मिलता है तो उसका एक तो आगे प्लानिंग होता है। सडन ब्रेक तकलीफ तो, चाहे एडिबल ऑयल हो, चाहे गेहूं हो, चाहे शुगर हो, उसमें तकलीफ तो देता ही है। पर गवर्नमेंट के पास जो रिपोर्ट है, प्रोडक्शन का रिपोर्ट जो सार्वजनिक नहीं होता है, हो सकता है कि भाई उनको ऐसा लगे भाई गेहूं की उत्पादन कम हो गई है तो चावल की उत्पादन कम हो गई, तभी वो डिसीजन ले लेते। सार्वजनिक रूप से पता नहीं चलता है, तभी एक तकलीफ होती है। जहां का एडिबल ऑयल का सवाल है, यस, पॉलिसी कंटिन्यूटी होनी जरूरी है,
पर अभी जो कर दिया कि 31/5/2000 तक की जो पॉलिसी कर दी है, उसके वजह क्या होगा, अभी आप TRQ एक दफा सोया और सनफ्लावर में TRQ है, इसके उसमें बदलाव नहीं करेंगे। आपने खुद ने डिक्लेयर कर दिया कि हम मार्च तक पॉलिसी में कोई और बदलाव नहीं करेंगे, तो नेचुरली, और अभी जैसे दाम गिर रहा है, आपने देखा मई महीने में 1950 पाम ऑयल था, अभी 950 के नीचे आ गया। जी सोया और सन में कम से $700 निकल गए, तो उसके वजह से आज भाव इतने नीचे गिरे, और आप ड्यूटी नहीं बढ़ाएंगे तो आप किसान को दाम कैसे देंगे? आज सोयाबीन का जो रिपोर्ट आ 120 लाख टन का सोयाबीन का क्रॉप, साथ में 12 से 15 लाख टन कैरी फॉरवर्ड, आप कैसे संभालेंगे? तो गवर्नमेंट को जी एक ही आपके पास टूल है, और इंपोर्ट ड्यूटी। अगर आप इंपोर्ट ड्यूटी में आपके हाथ बांध दिया है और आप ड्यूटी नहीं बढ़ा सकते हैं, तो किसान को तकलीफ होगी, और उसकी हमको ज्यादा फिक्र है। इंडस्ट्री को तो माल मिलता रहेगा, इंडस्ट्री को तकलीफ नहीं है, मगर अगले साल किसान बोएगा नहीं। जैसे इस दफा मैं अभी बात करता, ग्राउंड नट जब कॉटन में चला गया, ग्राउंड नट जब सोयाबीन में चला गया, हो सकता है अगले साल वहां से आगे और उसमें चला जाएगा। तो हम चाहते हैं कि किसान को सही दाम मिले। बिल्कुल, फार्मर्स के MSP इंटरेस्ट को आपने प्रोटेक्ट अच्छी तरह करने फिक्स के लिए कदम तो उठाने पड़ेंगे सरकार को। किसानों को सही दाम मिलना बहुत जरूरी है, ताकि कंज्यूमर्स को भी फायदा हो, किसानों को भी फायदा हो। और ग्राउंडनट ऑयल की इनफैक्ट यहाँ पर ये बातचीत थी ग्राउंडनट की। इसके अलावा असीम ने भी वीट से जुड़ी इंपॉर्टेंट खबर बताई। तो इसी के साथ शो को समेटने का भी वक्त हुआ है। माफ़ी चाहेंगे मिस्टर मेहता, आपको रोकना पड़ा बीच में क्योंकि शो को समेटने का वक्त हो गया। शुक्रिया आपका, आप शो में आए और अपने व्यूज़ आपने दिए। कुणाल, आपका भी शुक्रिया आने के लिए शो में और सभी कमोडिटीज़ पर अपनी स्ट्रैटेजीज देने के लिए। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी है लगातार CNBC आवाज़ पर। नमस्कार।